ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेटा देखिएगा, हम लोग फंडामेंटल रिलेटेड कुछ प्रोसीजर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फंडामेंटल के प्रोसीजर में जो आज हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग थोरासेंटेसिस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोरासेंटेसिस क्या है, या अगर आपने सुना है तो आप थोड़ा सा माइंड को रिवाइज़ करें और सोचिएगा। तो देखो बेटा, ध्यान दें, आपने सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि भाई जो हमारी प्लूरल कैविटी है उससे प्लूरल फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, और वही प्रोसीजर क्या कहलाता है? थोरैकोसेंटेसिस कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ए प्रोसेस वेयर निडल आर इंसर्ट इनटू द प्लूरल कैविटी फॉर विड्रॉल द प्लूरल फ्लूइड थ्रू द चेस्ट वॉल। तो देखिएगा, ध्यान दें, अब यहाँ पर जो थोरैकोसेंटेसिस, या सीधा सीधा आप कह रहे हैं कि प्लूरल फ्लूइड को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं प्लूरल कैविटी से, ज़रूरत क्या आ रही है? तो सबसे पहले तो पॉइंट यही है कि प्लूरल फ्लूइड की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम लोग उसे निकाल रहे हैं। जब फ्लूइड कलेक्शन हमारी प्लूरल कैविटी में हो जाता है तब भी पेशेंट को डिस्निया और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो हम लोग उस फ्लूइड को बाहर निकाल कर पेशेंट को आराम दिलाना चाहते हैं, और पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे भी आराम दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा वही डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। भाई आपको पता हो कि पेशेंट जो है उसको डायग्नोस करने के लिए, बीमारी का पता करने के लिए हम लोग इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और मैं आपको बता दूं ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जिनसे अंतर आपको बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी पोजीशंस पूछ ली जाती हैं, पोजीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोसीजर में, मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे थोरैसेंटेसिस के बारे में। थोरैसेंटेसिस, सबसे पहले तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने यहाँ पर बताना है कि भाई ए प्रोसेस वेयर निडल आर इंसर्ट इन प्लूरल कैविटी थ्रू द chest wall for withdrawal the pleural fluid. That is the scientific definition। ये आपकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन जो रिकमेंडेड है WHO रिलेटेड रिकमेंडेशन है। तो इस डेफिनेशन को एक तो आप प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि ये एक प्रकार का प्रोसीजर है जहाँ पर, वेयर का मतलब जहाँ पर हम लोग एक निडल को इंसर्ट कर रहे हैं। कौन सी कैविटी में इंसर्ट कर रहे हैं बेटा? प्लूरल कैविटी में इंसर्ट कर रहे हैं। किसके रास्ते से? चेस्ट वॉल के रास्ते से इंसर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिससे कि प्लूरल फ्लूइड को क्या किया जा सके बेटा? रिमूव किया जा सके। और यही हमारा प्रोसीजर थोरैसेंटेसिस या थोरैकोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कई बार एग्जामिनर एक सिंपल सा प्रश्न है वो आपसे पूछ लेता है, और एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द cavity where needle are insert in थोरैकोसेंटेसिस। देखो, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इस सिंपल से प्रश्न में ही ज़्यादा गलतियां होती है, क्योंकि हम उसे कॉन्फिडेंस के साथ फटाफट बहुत जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अल्टीमेट होता यह है कि वो सिंपल प्रश्न आपका गलत हो जाता है, क्योंकि जो प्रश्न कठिन है ना, उस कठिन प्रश्न को तो आप 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, आप तुक्का ही मारने वाले हो। लेकिन जो इजी प्रश्न है वो आपका गलत हो जाएगा, तो आप माइनस में आ जाने वाले हो। इसलिए माइनस मार्किंग को भी प्रॉपर ध्यान दें। अब देखो यहाँ पर हमने सिंपल प्रश्न लिखा है, लेकिन इसमें जब ऑप्शंस आते हैं ना तो गलतियाँ हो सकती हैं बेटा। एक तो आप ध्यान दें, जैसे वो आपको बोल सकते हैं
थोरैक्स कैविटी। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, थोरैको मिलता जुलता है थोरैकोसेंटेसिस, तो थोरैकोसेंटेसिस तो यहाँ पर बोल देंगे थोरैक्स कैविटी, जो कि 100% गलत हो जाएगा। अब विश्वास के साथ ही तो धोखा होता है, तो थोरैक्स कैविटी नहीं, आपने यहाँ पर जो आंसर देना है वो आंसर कौन सी कैविटी है बेटा, उसे बताना है प्लूरल कैविटी। तो बेसिक जो आंसर है वो तो कौन सी कैविटी है, प्लूरल कैविटी आप बता सकते हो, तो ये आप ध्यान दें। इसके अलावा फिर आपको वही चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे, वो आपको कह सकते हैं पेरिटोनियल कैविटी। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पेरिटोनियल कैविटी से जो फ्लूइड को रिमूव करते हैं वो पैरासेंटेसिस कहलाता है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन कुछ और लिख दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए, प्रश्न इसी तरीके से आने हैं और इसी तरीके से सॉल्व आपने करने हैं। चलें साहब, आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट बताएं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पर्पस, व्हाट आर द एम्स, पर्पस बोल दो, एम बोल दो, उद्देश्य क्या है हमारा इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने का। तो जैसे भी आपको समझ में आए आप बात को सुनते रहें, हम सभी तरीके से आपको समझाने का प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। तो देखो बेटा ध्यान दें कि पर्पस अगर आपको पूछे जा रहे हैं तो इसके अंदर 2-3 पॉइंट मैं आपको ऐड करता हूं। भाई सबसे पहले तो आपको पता हो कि ये जो प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो पहला पर्पस तो यही है कि विड्रॉल दी प्लूरल फ्लूइड, किसको रिमूव करना चाहते हैं। तो एक तो आप यहाँ सबसे पहले कह सकते हैं विड्रॉल, या बोल दीजिएगा रिमूव दी प्लूरल फ्लूइड। भाई एक तो आप बताएं कि प्रोसीजर जो परफॉर्म कर रहे हैं थोरोसेंटेसिस, थोरैकोसेंटेसिस, उसका उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि जो फ्लूइड है वहाँ पर उसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। दूसरा आपने यहाँ पर बताना है कि फ्लूइड कलेक्शंस अगर हैं तो श्वास में तकलीफ आएगी, तो आपने यहाँ बताना है रिलीफ फ्रॉम दी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो उसके कारण आ रही थी पेशेंट को, अरे सीधा सीधा समझ लो फेफड़ों में पानी भर गया, और पानी भर गया तो सांस लेने में दिक्कत होगी या नहीं होगी, होगी, तो हम लोग उससे आराम दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कह सकते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने बताना है डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक पर्पस। तो बेटा ध्यान से सुन लें, आपने यहाँ पर बताना है कि ये जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है, इस प्रोसीजर के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। फ्लूइड को रिमूव कर दो, मरीज को सांस लेने में तकलीफ है उससे आराम दिलवा दो, थेरापेटिक है इलाज करने के लिए, डायग्नोस्टिक बीमारी की जांच करने के लिए, या इसके अलावा आप चौथा पॉइंट कह सकते हैं प्रोवाइड द कंफर्ट टू दी पेशेंट, कि पेशेंट को कंफर्ट दिलाने के लिए, पेशेंट को आराम दिलाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि फ्लूइड को रिमूव कर दें और पेशेंट को आराम आ जाए। तो यहाँ तक आप बताएं, ये हमारे मुख्य पर्पस है जिस कारण से हम लोग थोरैसेंटेसिस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं। अब व्हाट आर दी डिजीज कंडीशन, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी में हम लोग इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ बताना है प्लूरल इफ्यूजन। देखो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा,
अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंडिकेशंस के बारे में, किसके बारे में, इंडिकेशंस। इंडिकेशंस का मतलब है डिजीज कौन सी है, इंडिकेशन का मतलब कौन सी कंडीशन में आप ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो आपने बताना है प्लूरल इफ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा, प्लूरल इफ्यूजन। जानते हैं प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन का मतलब है कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इनटू द प्लूरल कैविटी। तो आपने यहां बताना है कि कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इनटू द प्लूरल कैविटी, कि प्लूरल कैविटी में फ्लूइड जो कलेक्ट हो जाता है वह कंडीशन क्या कहलाती है, प्लूरल इफ्यूजन कहलाती है। यह आप ध्यान दें। दूसरा आपने बताना है न्यूमोथोरैक्स, जो आप जानते ही हैं एयर कलेक्शन हो जाता है कैविटी में, तो आपने यहां बताना है एयर कलेक्शन इन प्लूरल कैविटी बोल सकते हो। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है हीमोथोरैक्स, मतलब कैविटी में क्या कलेक्ट हो गया है बेटा, ब्लड कलेक्शन हो गया है। ध्यान से सुनते जाएं क्योंकि एग्जाम के स्टैंडर्ड से प्रश्न आते हैं। मान लीजिए एग्जाम बिल्कुल सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल आप दे रहे हैं कोई भी आरपीएससी रिलेटेड दे रहे हैं, कोई भी लोकल मेडिकल कॉलेज रिलेटेड दे रहे हैं, सीएचओ रिलेटेड दे रहे हैं, तब तो डेफिनेशंस ही आ जाएंगी। लेकिन आप अगर तैयारी कर रहे हैं नॉरसेट, एम्स, पीजीआई, तो वहाँ पर पूछने का तरीका बदल सकता है। बताऊँगा कैसे, यह आप ध्यान दें। इसके अलावा आपने बताना है, यहां आप कह सकते हैं पस कलेक्शन इन प्लूरल कैविटी। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, इंडिकेशंस। इफ एग्जामिनर वांट टू नो द सिंपल क्वेश्चनरीज, अगर एग्जामिनर आपको साधारण प्रश्न पूछ रहा है तो सीधा सीधा बोल देगा कलेक्शन ऑफ द प्लस इन प्लूरल कैविटी दैट इज नोन एज एम्फाइमा, या व्हाट इज एम्फाइमा, प्रश्न भी बन सकता है, उत्तर भी बन सकता है। ऐसे ही व्हाट इज द हीमोथोरैक्स या कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन कैविटी दैट इज नोन एज हीमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स एयर कलेक्शन, प्लूरल इफ्यूजन, यहां तक बताएं। यह एग्जामिनर आपको यह भी कह सकता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर आर परफॉर्म टू रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी, कि प्लूरल कैविटी से फ्लूइड को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन सा कहलाता है, थोरैकोसेंटेसिस। चलो यहां तक भी आपने बता दिया, लेकिन एक स्पेसिफाइड पॉइंट पूछूंगा, सुन लें। व्हाट इज द important purpose of थोरैकोसेंटेसिस का इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? ऑप्शन सभी सेम, 1, 2, 3 और ये 4। तब ऐसी स्थिति में आपको आ जाएगी मुसीबत। आप कहोगे यार पर्पस तो सारे ही हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी, हम तो जो भी काम करते हैं ना वो प्रायोरिटी के आधार पे करते हैं बेटा, और प्रायोरिटी में अगर सारे ही ऑप्शन हैं तो आप इसके बारे में बताएं। अब देखो ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। दूसरा एक तरीका और मैं आपको बताता हूं जहां आपकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली है। कैसे, तो आप सुन लें। यहां पर आपको एग्जामिनर कह सकता है, क्या कह सकता है, तो सुन लें। वो कह सकता है कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेस्ट ड्रेन, जो लगाते हैं ना वाटर सील ड्रेन,
यहाँ इसलिए बता रहा हूं कि दोनों में सेम से ही पर्पज हैं। जब वाटर सील ड्रेन का इंपॉर्टेंट पर्पज आए ना तो ये दोनों ही बताने हैं। इनकेस अलग अलग आ रहे हैं तो न्यूमोथोरैक्स को पहली प्रायोरिटी दे सकते हो। तो कहने का मतलब है कि प्लूरल इफ्यूजन में आप इसको प्रायोरिटी देंगे थोरैकोसेंटेसिस को, और न्यूमोथोरैक्स भी है तो फिर हम लोग चेस्ट ड्रेन लगाएंगे जहां पर एयर कलेक्ट होगी। वो मैं आगे प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पता हो कि आपको एग्जामिनर किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो यहां तक आप बता सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि बार बार आपको कह रहा हूं हर लाइन में से प्रश्न बनते हैं, और जो प्रश्न बन रहे हैं ना वो प्रश्न ही तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं। तो जैसे जैसे बता रहे हैं पढ़ते जाएं, समझते जाएं, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लें। देखें, चलो जी यहां तक बता सकते हैं। आगे हम लोग सीधा सीधा बात करना चाहेंगे किसके बारे में। हम लोग बता चुके हैं क्या होता है थोरैकोसेंटेसिस, क्या पर्पज है, क्या इंडिकेशन है। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम सीधा सीधा आकर के बात करेंगे किसके ऊपर बेटा, प्रोसीजर। देखो, बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं कि प्रोसीजर जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, इस प्रोसीजर के अंदर वही गिने चुने हमारे पॉइंट्स हैं। गिने चुने पॉइंट कौन कौन से, राइट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, कोई रिपोर्ट्स वगैरह आपने कलेक्ट करनी है वो आप कलेक्ट करें, साइट वगैरह पेंट करनी है, वो सब पॉइंट है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे में एक तो आर्टिकल। भाई आपने यहाँ बताना है आर्टिकल्स, जिसमें एक तो यहां पर हमें जरूरत पड़ने वाली है टिंचर बेंजोइन। टिंचर बेंजोइन क्यों, तो आपने बताना है यूज फॉर ड्रेसिंग टू द साइट आफ्टर प्रोसीजर। भाई थोरैकोसेंटेसिस जो प्रोसीजर करोगे ना बेटा, उस प्रोसीजर के बाद में वहाँ पर ड्रेसिंग करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं टिंचर बेंजोइन। लेटेस्ट है, WHO रिलेटेड गाइडलाइन है, तो ये आप बताइएगा। दूसरा, आपने यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ने वाली है बेटा, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, निडिल। साइज़ वही सेम है, 16 से लेकर 22 गेज साइज़ की आप निडिल यूज़ कर सकते हो, तो ये आप बताएं। तो निडिल आपके पास है, आपके पास टिंचर बेंजोइन भी है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर बीटाडिन, वही साइट वगैरह को क्लीन करने के लिए बीटाडिन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपने यहाँ ज़रूरत पड़ती है वही 3 वे एडेप्टर या कैनुला। 3 वे कैनुला आप यूज़ कर सकते हैं। भाई ये सब हमें चाहिए, आपने पहले प्रोसीजर्स में भी देखे हुए हैं कि भाई आपने निडिल को इंसर्ट करना है, 3 वे कैनुला जोड़ना है, उससे IV सेट लगाना है, तो आप यहाँ बताएं। इसके अलावा IV सेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी कलेक्शन बोटल्स। इसके अलावा आपने यहाँ ज़रूरत पड़ेगी सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट जो है वो सैंपल को एंटीकोएगुलेंट के रूप में, क्योंकि यहाँ से जो हम सैंपल निकालते हैं वो कई बार कोएगुलेट हो जाता है तो आपने यहाँ बताना सोडियम सिट्रेट यूज एज एंटीकोएगुलेंट। फॉर सैंपल। तो ये एक तो प्रश्न है जो आपके काम का है इन आर्टिकल्स में। एग्जामिनर आपको कह सकता है कि व्हाट इज द एंटीकोएगुलेंट आर यूज्ड फॉर प्रिजर्व द सैंपल ऑफ थोरैकोसेंटेसिस, या वहने क्लाइंट है प्लूरल इफ्यूजन, तो नाम क्या लेना है बेटा, सोडियम
सिट्रेट। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपने यहाँ कलेक्ट कर लिए हैं, ये आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा आपने बताना है नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कशन करना चाहेंगे उसमें आपकी साइट, पेशेंट की पोजीशंस, और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नेक्स्ट जैसा कि आप कह रहे हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट, किसके दौरान? ड्यूरिंग प्रोसीजर। भाई अगर हम किसी भी पेशेंट को थोरैकोसेंटेसिस नाम के प्रोसीजर को परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में पोजीशंस के बारे में आप बताओ। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि पेशेंट की जो पोजीशन आप बता रहे हैं उसमें एक तो आपने हमेशा ये ध्यान देना है क्या मेंटेन होनी चाहिए? ग्रेविटी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब यहाँ कैसे? तो मैं आपको बता दूं पोजीशन से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रोसीजर के अंतर्गत, तो आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने यहां बताना है अपराइट या सिटिंग पोजीशन। देखो ध्यान से सुनना, या तो अपराइट बोल दो या सिटिंग बोल दो, एक ही बात है। अपराइट और सिटिंग पोजीशन कब? तो सुने, अपराइट और सिटिंग पोजीशन में जैसे मरीज को आपने सीधा बिठा देना है, मरीज के दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करवा देना है, वो दोनों हाथ इन कंधों से, शोल्डर्स लेवर से क्या होने चाहिए? ऊपर की तरफ होने चाहिए। ये जब हाथ ऐसे ऊपर की तरफ होंगे ना तो जो फ्लूइड है ना प्लूरल, वो एक प्रॉपर कैविटी में सेटल्ड हो जाएगा और इसके अलावा इंटरकॉस्टल स्पेस वाइड हो जाएगा, जिससे पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। तो आपने यहां पे बताना है सिटिंग और अपराइट पोजीशन वेयर बोथ हैंड्स आर रेज्ड above the level of shoulder। ध्यान से सुन लें, हम यहां पर कह रहे हैं कि पेशेंट को अपराइट और सिटिंग पोजीशन देंगे जहां पर पेशेंट के दोनों हाथों को रेज कर देंगे। किससे ऊपर की तरफ रेज कर देंगे? शोल्डर से ऊपर की तरफ रेज कर देंगे। ये जो पोजीशन दी जा रही है इस पोजीशन को देने का आपको पता होना चाहिए एडवांटेज, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे उसमें एक तो आपको पता हो कि इसका फ़ायदा क्या है, मतलब इस पोजीशन का एडवांटेज क्या है, क्यों दे रहे हैं हम ये पोजीशन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर बताना है, एक तो आप बताएं कि भाई प्लूरल fluid will be settled in particular space, in particular site। ये मान लें कि प्लूरल जो फ्लूइड है वो सेटल्ड हो जाएगा। दूसरा आपने बताना है इंक्रीज इंटरकॉस्टल स्पेस, इंटरकॉस्टल स्पेस बढ़ेगा। और तीसरा पॉइंट है कि पेशेंट को इंजरी के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। तो बेटा ध्यान से सुनते जाएं, आपने यहां पर बताना है इंटरकॉस्टल स्पेस वाइड होगा जब दोनों हैंड्स को रेज कर देंगे, वहां पर पेशेंट को इंजरी के चांसेस होंगे वो कम से कम होंगे। और इसके अलावा आपने बताना है कि प्लूरल फ्लूइड एक पर्टिकुलर एरिया पर आ जाएगा और आसानी से निडल को इंसर्ट करके उस फ्लूइड को रिमूव किया जा सकता है। तो यहां तक आप बताएं, पहली पोजीशन अपराइट और सिटिंग पोजीशन है, क्यों दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है और क्या एडवांटेज है। और ये भी बता दें, मान लीजिए एग्जामिनर आपसे कहता है what is the most common position that are used
फॉर थोरैकोसेंटेसिस। तो आपने यहाँ पर सीधा सीधा बोलना है, ये पोजीशन कैसी होगी बेटा? मोस्ट कॉमन पोजीशन है। ये कैसी पोजीशन है बेटा? मोस्ट कॉमन पोजीशन है, जिसका उपयोग हम लोग थोरैकोसेंटेसिस या थोरेसेंटेसिस नाम के प्रोसीजर में करते हैं। बात समझ में आ गई है? चलो जी साहब, यहां तक ध्यान दो। नेक्स्ट, यहां तक हमने बता दिया है। और ये पोजीशन जो यूज की जा रही है उस व्यक्ति के लिए जो आसानी से बैठ सकता है। कहने का मतलब है कॉमनली इसी को आप लोग यूज करते हो और यूज करने के एडवांटेज और फायदे बताएं। लेकिन जब हमने कहा कि ये कॉमन है, इसका मतलब पोजीशन तो और भी है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा सेकंड पॉइंट पर, और यहां पर आपने बताना है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। देखा होगा आपने, कार्डियक टेबल को रखते हैं और पेशेंट दोनों हाथों को रख के ऐसे आगे की तरफ झुक जाता है। कार्डियक पोजीशन भी तो इसी को बोलते हो आप। तो ऑर्थोपेनिक पोजीशन बोल दो, या इसी पोजीशन को क्या बोल सकते हो? कार्डियक पोजीशन आप बोल सकते हैं। किसी भी तरीके से आ सकता है। आपने यहां पर बताना है यूज when patient is unable to sit without support। एक पॉइंट तो ध्यान दें, अब यहां से भी एग्जामिनर भैया मेरे प्रश्न पूछता है। एग्जामिनर यहां से भी प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है वो सुन लें। एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द पोजीशन प्रोवाइडेड बाय द नर्स फॉर थोरैकोसेंटेसिस व्हेन पेशेंट इज अनेबल टू सिट विदाउट सपोर्ट। कि बिना सपोर्ट के मरीज नहीं बैठ सकता और हमें थोरैकोसेंटेसिस करना है, तो बताइए नर्स उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देगी? तो सीधा सीधा आपने यहां आंसर देना है ऑर्थोपेनिक और कार्डियक पोजीशन। कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि पोजीशन जो है वो कहाँ काम में आ रही है, तो आपने बताना है प्रोसीजर में काम में आ रही है या कार्डियक पेशेंट में। दूसरा पॉइंट आपने यहां बताना है कि ये दिखती कैसी है, तो आप कह सकते हैं पेशेंट इज सिटिंग विद सपोर्ट ऑफ कार्डियक टेबल in leaning forward डायरेक्शन। लीनिंग फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुक करके कार्डियक टेबल के ऊपर दोनों हाथ रख करके बैठता है। और यही पोजीशन कौन सी है बेटा? ऑर्थोपेनिक पोजीशन है। कब यूज करते हैं? जब पेशेंट बिना सपोर्ट के नहीं बैठ पाता है। और प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं? थोरैकोसेंटेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां तक आप बता सकते हो। तो देख लो, मैंने आपको पहले ही कहा कि एग्जामिनर का जो मेन फोकस है वो इस प्रोसीजर में वो किसके ऊपर है बेटा? पोजीशन के ऊपर है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। चलें साहब, यहां तक आप बताएं दीज आर द इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पोजीशंस दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ थोरैकोसेंटेसिस। तीसरा पॉइंट आपने यहां बताना है पेशेंट इज ऑन अनअफेक्टेड। ध्यान से सुनिए, अनअफेक्टेड साइड एंड अफेक्टेड
अनअफेक्टेड साइड आर्म शुड बी रेज्ड। क्या मतलब है? तो उदाहरण के रूप में आप समझ लें, जैसे आप यहां कह सकते हैं लेफ्ट lateral when pleural effusion in राइट लंग। अब मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए हम कह रहे हैं पेशेंट अनअफेक्टेड साइड पर होगा कि राइट लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन है, राइट साइड में है, तो लेफ्ट लेटरल लेटेगा कि नहीं लेटेगा? लेटेगा। लेफ्ट साइड में है तो राइट लेटरल में लेटेगा और एक हाथ को ऐसे कर देगा ऊपर की तरफ, या उस हाथ को ऐसे दूसरे कंधे पे भी रख सकता है। सीधा सा मतलब यही है कि एग्जामिनर आपको ये कह सकता है, जैसे मैंने यहां पर आपको प्रश्न लिखा है, एग्जामिनर आपको ये बोल सकता है कि व्हाट इज द पोजीशन प्लेस बाय नर्स टू द पेशेंट फॉर थोरैकोसेंटेसिस व्हेन पेशेंट इज अफेक्टेड फ्रॉम द राइट लंग, कि राइट लंग पे है वहां अपराइट नहीं देगा, वह ऑर्थोपेनिक नहीं देगा, और दे भी दिया तो भी आप इसी पोजीशन को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? एक तो आप ये ध्यान दें। दूसरा आप ये भी ध्यान दें, एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि पेशेंट इज वेरी वीक, पेशेंट तो बहुत कमजोर है, वो बैठ ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में बताइए नर्स पेशेंट को थोरैसेंटेसिस में कौन सी पोजीशन देगी? तो भी आपने यही नाम लेना है। तो आप ये कह सकते हैं इस पोजीशन का यूज कब? तो आप कह सकते हैं यूज फॉर थोरैकोसेंटेसिस व्हेन पेशेंट इज वेरी वीक एंड अनएबल टू सिट। बैठ ही नहीं सकता, ना सपोर्ट से बैठ सकता, तो सीधा सीधा आपने बताना है कि जिस भी लंग्स में है उसके अपोजिट साइड आप पोजीशन दें, अनअफेक्टेड साइड की पोजीशन दें, और अफेक्टेड साइड हैंड को रेज कर दें, अपने आप ग्रेविटी मेंटेन होगी और फ्लूइड रिमूव किया जा सकता है। तो यहां आप ध्यान दें, ये अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम्स में बताई गई हैं, अलग अलग तरीके से एग्जामिनर इन पोजीशंस को पूछ लेता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पेशेंट फॉलर पोजीशन में भी रह सकता है, और जो पलंग का दूसरा सिरा है उसको थोड़ा सा आप रेज कर सकते हो, मतलब जैसे ऐसे हूं तो इसको ऐसे कर दें आप। कहने का मतलब है कि पोजीशंस जो हम लोग दे रहे हैं वो जनरली ऐसी हो जिसमें पेशेंट को क्या मेंटेन हो रही है? ग्रेविटी। तो ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो कि प्रोसीजर थोरैकोसेंटेसिस में हम लोग उपयोग लेते हैं, जिससे कि प्लूरल फ्लूइड को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। चलें साहब यहां तक बताएं। नेक्स्ट आपने बताना है साइट सिलेक्शन। क्या बोलेंगे? साइट सिलेक्शन। देखो बेटा, साइट का जो सिलेक्शन कर रहे हो, साइट का जो चुनाव कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो आपने यहां पर बताना है। क्या बताना है? तो आप सुन ले भाई। एक तो आपने यहां पे बताना है कि जो साइट सिलेक्शन है उसमें एक तो आप बोलिएगा सेफेस्ट साइट के नाम से, ये आपके जोधपुर एम्स में आया हुआ प्रश्न है। जबकि देख लेना, जिन बच्चों को मैंने पहले पढ़ाया है उनको इसी तरीके से लिखाया है मैंने कि व्हाट इज द सेफेस्ट साइट दैट इज यूज्ड फॉर थोरैकोसेंटेसिस। तो यह आप ध्यान दीजिएगा, सेफेस्ट साइट के नाम से भी प्रश्न आता है और आपसे साइट के नाम से भी आता है। तो आपने यहां पे बताना है 7th 8th और 9th इंटरकोस्टल। स्पेस
जस्ट बिलो द स्कैपुला। कहने का मतलब है यहां सामने छाती के अंदर से निडिल नहीं डालनी है, चेस्ट वॉल यहां पीछे की तरफ स्कैपुला के नीचे की तरफ से निडिल डालनी है। बात समझ में आ रही है? तो 8th और 9th इंटरकॉस्टल स्पेस या 7th 8th और 9th इंटरकॉस्टल स्पेस बोलना है। और ये कहाँ है? बिलो दी स्कैपुला। एक तो आप ध्यान दें, और ये आपकी साइट कॉमनेस्ट भी है, और ये सबसे कॉमनेस्ट एंड सेफेस्ट साइट आप बता सकते हो। मतलब एक ही है, इसलिए तो सेलेक्ट कर रहे हैं इस साइट को। तो यहां तक बताएं। इसके अलावा आपने दूसरा पॉइंट यहां पर बोलना है कि साइट विल बी सेलेक्ट बाय। आपने देखना आजकल एग्जाम में आप देख रहे हैं एक्सरे जैसे जो हमारे सिलेबस के भी नहीं है। अरे हमारा काम क्या एक्सरे देखना है? नहीं है ना, हमें कौन सी ऑथराइज कर रखा है एक्सरे देखने के लिए। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा प्लूरल इफ्यूजन का एक अभी एग्जाम में आपके पूछा है एक्सरे। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा कि एक्सरे के द्वारा हम लोग साइट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि एक्यूरेट लोकेशन कहां है। तो ये तो कॉमन है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये बताएगा किसको? एक्यूरेट साइट, कि सबसे एक्यूरेट साइट जहां प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है उसका पता किससे चलेगा? एक्सरे के द्वारा चलेगा। चलें साहब, यहां तक भी बताएं। हम लोग बात कर रहे हैं साइट सिलेक्शंस, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे आप ध्यान दें। एक्यूरेट पूछे तो वो बता दो, और बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है तो 8th और 9th इंटरकॉस्टल स्पेस आप कह सकते हैं। इसके अलावा आज तो लेटेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूएसजी भी यूज करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। भाई यूएसजी का जो कह सकते हैं कैमरा है उसको यहां रख देते हैं, उसको उसमें देखते रहते हैं मॉनिटर पर। तो वो भी लेटेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये हम पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं, ये आप बताओ। साइट सिलेक्शन हो गया है, चले साहब। भाई आपने पोजीशन दे दी है, साइट सिलेक्शन आपने कर लिया है। साइट सिलेक्शन करने के बाद में अब 2-3 पॉइंट तो सारे ही कॉमन है जो आप ध्यान दें। भाई साइट सिलेक्शन हो गया, आपने वहां पे क्या कर दिया है? क्लीन कर दिया साइट को, क्लीन किया साइट को। ठीक है साहब, क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद में आपने बताना है इंसर्ट निडिल। निडिल को इंसर्ट किया आपने प्लूरल कैविटी के अंदर, या आप ध्यान दे सकते हैं। चलो साहब, निडिल इंसर्ट कर दिए हम लोगों ने। निडिल जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पर स्पेसिफाइड पॉइंट एक आपने ध्यान देना है, जो आपको एक तो एग्जाम में पूछा जाता है। इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट for avoid cuffing and movement during procedure। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द नर्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ थोरेसेंटेसिस। कि थोरेसेंटेसिस जो प्रोसीजर है ना, उस प्रोसीजर के दौरान नर्स मरीज को क्या सलाह देगी? तो बोलेगी भैया तेज खांसी मत कर, नहीं तो इंजरी हो जाएगी, और मूवमेंट मत करे। यहां तक आप बता सकते हैं। निडिल इंसर्ट की, उससे आपने कनेक्टर जोड़ दिया 3 वे वाला, और आपने फ्लूइड कलेक्शन करना शुरू कर दिया। तो ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर दूसरा पॉइंट ध्यान देना है, अवॉइड फोर्सफुल विड्रॉल दी फ्लूइड। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्स के साथ फ्लूइड को नहीं निकालें,
क्यों नहीं निकालें? तो आपने बताना है बिकॉज रिस्क ऑफ ट्रैकियल डेविएशन, ये एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है। और ये कॉम्प्लिकेशन है कि ट्रैकिया जो होती है ना, वो अनअफेक्टेड साइड पर शिफ्ट हो जाती है। ट्रैकिया कहाँ शिफ्ट हो जाती है? अनअफेक्टेड साइड पर शिफ्ट हो जाती है, और वही क्या कहलाता है? ट्रैकियल डेविएशन। इसलिए फ्लूइड आसानी से धीरे धीरे रिमूव करना है। तो यहां तक आप बता सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान दें। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट पॉइंट कि भाई आप फ्लूइड को निकाल लें। एक बार में कितना फ्लूइड निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने बताना है कि आफ्टर कंप्लीट द प्रोसीजर को कंप्लीट कर लें। प्रोसीजर को कंप्लीट करने के साथ में ड्रेसिंग वगैरह कर दें। तो आपने बताना है आफ्टर कंप्लीट प्रोसीजर क्या करोगे? ड्रेसिंग टू द साइट। किसके द्वारा करोगे? मैंने बता दिया था, टिंचर बेंजोइन के द्वारा ड्रेसिंग करेंगे। देन आपने पेशेंट को बतानी है पोजीशन। देखो पोजीशन जो थी वो पहले हम लोग दिया करते थे अफेक्टेड साइड। अब यहाँ पर आपने बताना है पोजीशन आफ्टर भी अगर है तो ये नई गाइडलाइन WHO की आई है। इसके अंदर आपने बताना है प्रोसीजर के बाद भी आपने कौन सी पोजीशन देनी है? अनअफेक्टेड साइड पोजीशन देनी है। और अनअफेक्टेड साइड पोजीशन क्यों देनी है? जिससे कि हम प्लूरल फ्लूइड के लीकेज से पेशेंट को बचा सकें। तो आप बताएं अनअफेक्टेड साइड की पोजीशन देंगे। और अगर एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द एडवांटेज, तो जो एडवांटेज यहां पर है वो एडवांटेज यही है कि कह सकते हैं प्रिवेंट लीकेज। कौन से फ्लूइड के लीकेज को रोकोगे? प्रिवेंट लीकेज ऑफ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड के लीकेज को रोको, और दूसरा कोई ब्लीडिंग वगैरह है उसके रिस्क को कम कर दो। बेसिक तो पॉइंट यहाँ पर प्राथमिकता अगर पूछी जाए तो आपने इसी को बताना है। चलें साहब, यहाँ तक आप ध्यान दे सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कौन सा प्रोसीजर है बेटा? थोरैकोसेंटेसिस बोल रहे हैं। कौन सा प्रोसीजर बोल रहे हैं? थोरैकोसेंटेसिस बोल रहे हैं। चलिए प्रोसीजर आपने किया। इसके अलावा आप यहां पे बताएं अमाउंट ऑफ रिमूव द फ्लूइड। फ्लूइड कितना रिमूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो लिखें थेरापेटिक पर्पस। भाई मान लीजिए फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में 1000 से लेकर के 1200 ml तक फ्लूइड हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सैंपल के रूप में आपने फ्लूइड निकालना है, डायग्नोस्टिक पर्पस से ही निकालना है, तब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लूइड कितना निकाल सकते हैं? 20 से लेकर 30 ml तक हम लोग फ्लूइड रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से ध्यान दें। अगर एग्जामिनर कह रहा है, ज़्यादातर एग्जामिनर यहाँ पर इसको पूछता है, तो ये आप बता सकते हैं कि भाई थेरापेटिक पर्पस से प्लूरल कैविटी से कितना फ्लूइड निकाल सकते हैं? तो 1000 से 1200 ml। और पूछता है कि सैंपल की मात्रा कितनी होगी, तो आप ये बता दीजिएगा। चलें साहब, लास्ट हम बात करेंगे इसमें किसके बारे में बेटा? कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में जो इंडिकेशंस थे ना बेटा, वही यहाँ पर आएंगे। कैसे? सुनना। न्यूमोथोरैक्स, मान लीजिए आपने जो सिरिंज लगाई, निडिल लगाई, इनके से एयर चले गई तो न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। और न्यूमोथोरैक्स जो है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है बेटा थोरैकोसेंटेसिस का। अब ब्लीडिंग हो जाएगी तो हीमोथोरैक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
तो कहने का मतलब है कि ब्लीड हो जाएगी तो हीमोथोरैक्स, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर आता है तो नाम किसका लेंगे हम लोग? न्यूमोथोरैक्स आप कह सकते हैं, और दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थोरासेंटेसिस। चलो जी साहब, यहाँ तक बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप बता दें नर्सिंग एक्शन पोस्ट प्रोसीजर। अब सारे पॉइंट हम बता तो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक तो सबसे पहले आप कह सकते हैं पोजीशन देनी है पेशेंट को। दूसरा क्या चेक करना है? वाइटल साइन आपने चेक करने हैं। तीसरा आपने चेक करना है अमाउंट ऑफ विड्रॉल। सेम वही है भाई, एक्शंस कुछ नहीं बदल रहे हैं। विड्रॉल फ्लूइड आप चेक कर लें, आप यहाँ पे चेक कर लें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे चेक कर लें इफेक्टिवनेस। क्या बताना है? इफेक्टिवनेस के बारे में। और इफेक्टिवनेस में भी वही मेन पॉइंट आएगा। मान लो एग्जामिनर आपको कहता है कि व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स फॉर चेक द इफेक्टिवनेस, तो सीधा सीधा इफेक्टिवनेस में स्पेसिफाइड पॉइंट याद रखें, और वही है कि पेशेंट शुड बी रिलीफ फ्रॉम डिस्निया। दैट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स। यहां पर भी इफेक्टिवनेस के लिए आप यही बताएंगे। अब ये तो आपने बता दिया कि पेशेंट को रिलीफ आ रहा है, इसके अलावा आपने यहां पे बताना है क्लियर एक्सरे। एक्सरे जो आप देखेंगे वो एकदम कैसा होना चाहिए? क्लियर। लेकिन एज ए नर्स थोड़ी देख सकते हैं, वो तो फिजिशियन, चेस्ट एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उनका काम है। तो देखो यहाँ तक आप बताएं, ये ऐसे छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन दिखने में छोटे हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं ना तो यही प्राण पी लेते हैं। तो बेटा छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा प्रोसीजर, लेकिन अनलिमिटेड क्वेश्चनरीज यहाँ पर आपको पूछी जा रही हैं। तो एक एक प्रश्न को आप प्रॉपर फॉलो करते चलें और हमारे साथ चलते चलें। सिलेक्शन 100% आप लोगों का होने वाला है। बस थोड़ा सा बलिदान देना पड़ेगा, यही कि आपने रेगुलर स्टडी करनी है, प्रॉपर टाइम निकाल करके आपको प्रश्नों को हल करना है और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। तो आज के लिए तो आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।